नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ अच्छे ही होंगे। आप लोगों को तहे दिल से स्वागत है आपके इस YouTube चैनल स्मार्ट टीच पर। मैं दीपक कुमार आप लोगों को कक्षा 10 की जो सबसे पहला चैप्टर वास्तविक संख्या है वो मैं आज से शुरू करने जा रहा हूँ। अगर वास्तविक संख्या को शुरू करने से पहले हम लोगों को कुछ संख्याओं के बारे में बेसिक जानकारी होना अति आवश्यक है, क्योंकि हमारे दैनिक जीवन में संख्याओं का बहुत ज्यादा ही उपयोग है। जब भी कभी भी हम लोग को बस के पीछे संख्या लिखे दिखते हैं, हम लोगों के मोबाइल होते उसकी नंबर होती है। तो देखा जाए कि हम लोगों के दैनिक जीवन में संख्या के तो बहुत बड़ा उपयोग है, जिसमें कभी कभी संख्याएं देखने को मिलती है कि कभी संख्या धनात्मक में होती है, कोई संख्या वर्गमूल के रूप में होती है। इन संख्याओं के बारे में जानेंगे कि कौन सी संख्याओं को किस किस रूपों में किन किन कैटेगरियों में रखा गया है, यानी कि कौन सी संख्या को हम लोग क्या बोलेंगे। इसके बारे में हम लोगों को जान लेना अति आवश्यक है। तो सबसे पहले हम लोगों की बात किया जाए तो आज मैं सबसे पहले मैं आप लोगों को प्राकृतिक संख्या के बारे में बतलाऊंगा। तो सबसे पहले लिखते हैं कि प्राकृतिक संख्या के होता क्या है। प्राकृतिक संख्याएं आखिर प्राकृतिक संख्या कहते किसको है। कहते हैं तो हम लोग बोलेंगे कि वस्तुओं को गिनने के लिए जिन संख्याओं का उपयोग किया जाता है उसे हम लोग प्राकृतिक संख्या या गणन संख्या कहते हैं। तो यहाँ पे हम लोग सबसे पहले लिख देंगे कि वस्तुओं को गिनने के लिए जिस संख्या का उपयोग करते हैं उसे ही हम गणन संख्या कहते हैं, यानी कि गिनने वाली संख्या कहलाती है। इस इसको हम यदि दूसरे शब्दों में बोली जाए तो बोलते हैं कि गिनती की संख्या को हम लोग प्राकृतिक संख्या कहते हैं, क्योंकि इन संख्याओं की शुरुआत एक से शुरू होकर अनंत तक जाती है। देखिए, प्राकृतिक संख्या के अगर एग्जाम्पल की बात किया जाए जैसे में, तो ये सभी संख्याएं एक से शुरू होकर अनंत तक जाती है। क्योंकि अगर हम लोग जब दुकान में जाते हैं तो कहते हैं कि भैया एक डब्बा हम लोगों को पेन दे दीजिए। तो एक डब्बा हम लोग को पेन लेते हैं तो उसमें जब लेते हैं तो हम लोग को देखते हैं उसमें से निकाल के कि कितने पेन हैं। तो जब भी हम पेनों को गिनने के लिए शुरू करते हैं तो एक से शुरू करते हैं कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 पेन है इसमें। तो हम लोगों को गिनने के लिए एक से शुरू करते हैं। ऐसा तो नहीं होता है कि हम किसी भी पेन को गिनते कि 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ऐसे तो नहीं गिनते हैं। जब भी हम लोग गिनना शुरू करते हैं तो एक से शुरू करते हैं, इसलिए इसको हम प्राकृतिक संख्या कहते हैं। प्राकृतिक संख्या एक से शुरू होकर अनंत तक जाती है। तो इसमें से कई बार प्रश्न पूछा जाता है कि सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं। तो सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या की अगर बात किया जाए तो देखेंगे कि प्राकृतिक संख्या एक से शुरू होकर अनंत तक जाती है। तो अगर सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या तो देखेंगे कि एक से ही शुरू हो रही है, तो इसलिए इसका सबसे छोटी संख्या एक को हम लोग मान लेंगे। तो यहाँ पे लिख देंगे कि सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या छोटी प्राकृतिक संख्या एक है। इसका यह आंसर हो जाएगा। अगर इसका हम बोला जाए कि सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या क्या होती है, तो सबसे बड़ी अगर प्राकृतिक संख्या बोला जाए तो कहा जाता है कि
जो एक से शुरू होकर अनंत तक जाती है, हम लोगों को पता तो नहीं है, पता ये इतना तो पता है कि ये संख्या एक से शुरू हुई है, लेकिन हम लोगों को यह नहीं पता है कि संख्या गई कहाँ तक है। तो इसलिए हम लोग बोलेंगे कि सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या अनंत है। तो यहाँ पे लिख देंगे कि सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या, सबसे बड़ी प्राकृत संख्या अनंत है। अनंत के यहाँ पे हम लोग सिंबल दे देंगे, यानी कि चिन्ह को हम लोग दर्शा देंगे। अब हम लोग यह देखेंगे कि अगर हम लोग प्राकृतिक संख्या में प्राकृतिक संख्या को जोड़ते हैं तो क्या हम लोगों को प्राकृतिक संख्या ही प्राप्त होता है कि कोई और भी संख्या प्राप्त होता है। अगर हम लोग प्राकृतिक संख्या में अगर प्राकृतिक संख्या को घटाते हैं तो क्या प्राकृतिक संख्या में प्राप्त होता है कि प्राकृतिक संख्या को छोड़कर कोई और संख्या प्राप्त होता है। तो चलिए हम इसको अब देखते हैं। देखा जाए तो देखते हैं कि मानते हैं कि एक भी एक प्राकृतिक संख्या है और दो भी प्राकृतिक संख्या है, तो अगर इसको हम जोड़ेंगे तो तीन प्राप्त हुआ। अगर अगर पहला हम लोग जोड़े मानते हैं तो पहला भी प्राकृतिक संख्या कहते हैं और दूसरा भी प्राकृतिक संख्या को ही मान के चलते हैं। तो अगर पहला भी प्राकृतिक संख्या दूसरा भी प्राकृतिक संख्या को जोड़ते हैं तो प्राकृतिक संख्या ही प्राप्त होती है। माना कि 5 भी एक प्राकृतिक संख्या है, 7 भी एक प्राकृतिक संख्या। अगर हम दोनों प्राकृतिक संख्या को जोड़ते हैं तो हम लोगों को 12 प्राप्त होता है। यानी कि देखते हैं कि जोड़ने पर हम लोगों को प्राकृतिक संख्या ही प्राप्त होता है। अब चलिए हम इसको देखते हैं घटा करके, अगर घटाया जाए तो क्या प्राकृतिक संख्या ही प्राप्त होगा कि कोई और भी संख्या प्राप्त होगा। तो मान देखिए पहला भी प्राकृतिक संख्या आप घटाएंगे दूसरा प्राकृतिक संख्या। पहले हम लोग पांच पांच एक प्राकृतिक संख्याएं हैं, तो 5 एक प्राकृतिक संख्या है और 2 भी एक प्राकृतिक संख्या। अगर इसको घटाया जाए तो हम लोगों को 3 एक प्राकृतिक संख्या ही प्राप्त हुआ। अगर हम लोग माना जाए कि अगर 7 में से अगर 2 घटाएं तो देखेंगे कि 7 में से जो 2 जाएगा तो 5 बचेगा, जो भी एक क्या है प्राकृतिक संख्या है। लेकिन अगर हम लोग 12 में से 15 को घटाया जाए तो देखेंगे कि -3 प्राप्त हुआ, जो कि एक प्राकृतिक संख्या नहीं है, ये एक प्राकृतिक संख्या नहीं है। अगर हम लोग 20 में से अगर 30 को घटाएं तो देखेंगे कि -10 प्राप्त हुआ, जो भी एक प्राकृतिक संख्या नहीं है। तो हम लोगों को इससे यह तो पता चला कि अगर हम लोग प्राकृतिक संख्या में अगर प्राकृतिक संख्या को जोड़ेंगे तो प्राकृतिक संख्या ही प्राप्त होती है। लेकिन हम लोगों को ये भी जानकारी प्राप्त हुआ कि अगर हम लोग प्राकृतिक संख्या में प्राकृतिक संख्या को घटाते हैं तो ऐसा नहीं है कि केवल प्राकृतिक संख्या प्राप्त हो, प्राकृतिक संख्या को छोड़कर कोई और भी संख्या प्राप्त होती है। तो चलिए अब इस पर एक प्रश्न पूछा जाता है कि इन लगातार प्राकृतिक संख्याओं का योग ज्ञात करें, जिसमें मतलब कहा जाता है कि 1 2 3 4 अगर हम लगातार 50 तक लिया जाए तो हम लोगों को जोड़ने पर कितना प्राप्त होगा। तो हम लोगों को चलिए अब इसके बारे में लिखकर आप लोगों को बतलाता हूँ। लिखा रहता है इन प्राकृतिक देखिए इसमें लिखा रहता है कि 1 + 2 + 3 + 4 + 5 प्लस डॉट डॉट करके रहती है कि 50 प्राकृतिक संख्याओं का योग ज्ञात करें। देखिए इसमें अगर हम लोग जोड़ें कि 1 + 2 तो 3 होता है और 3 + 3 तो 6 होता है और 6 में 4 जोड़े तो 10 होता है। अगर हम लोग ऐसे ही जोड़ते रहे तो हम लोगों को 50 तक जोड़ने में काफी समय लग जाएगा। इन्हीं समयों को बचाने के लिए एक विशेष प्रकार के सूत्र होता है जिसकी सहायता से हम इनको आसानी से ज्ञात कर सकते हैं कि आखिर ऐसे संख्याओं का हम लोगों
को जल्द से जल्द निकाल सकते हैं कि आखिर कितना आंसर आएगा। तो चलिए इसको निकालने के लिए एक सूत्र होता है जो मैं आप लोगों को बतलाना चाहता हूँ। तो लिखते हैं कि n इंटू n प्लस 1/2 एक फॉर्मूला है जिसकी सहायता से हम इसको सरल करेंगे। तो देखिए जो n होता है इसको हम लोग अंतिम संख्या मानते हैं। n बराबर हम लोग क्या लिख देंगे, अंतिम संख्या। अंतिम संख्या तो देखेंगे कि अंतिम संख्या n माने है, तब इसके आधार पर हम इसको अब सॉल्यूशन करते हैं। जहाँ n है वहाँ अंतिम संख्या हम लोग यहाँ पे देखा जाए तो 50 है, तो हम लोग को 50 के 50 लिख देंगे। फिर लिखा है ब्रैकेट लगाया था, ब्रैकेट लगा के फिर लिखा है n, तो n की जगह हम लोग फिर से 50 लिख देंगे 50, और फिर प्लस में 1 है तो 1 लिख देंगे, बटा में 2 लिख देंगे। अगर हम 2 में अगर 50 से भाग दें तो हम लोगों को 25 मतलब यह कट जाएगी, तो हम लोग को लिख देंगे कि 25 के 25 और 50 और 1 51 होता है। इन दोनों के ये जो ब्रैकेट हटता है तब गुना का चिन्ह लगता है, तो 50 और 1 51 होता है। अगर इसको हम गुना करें तो देखेंगे कि अगर गुना करें हम लोगों को यहाँ हम लोग साइड में गुना कर लेते हैं, 51 गुने 25, हम लोग गुना करें तो 5 एकम 5, फिर 5 25, फिर हम लोग देखेंगे तो 2 एकम 2 और 5 दूनी 10, हम लोग देखेंगे तो 5 7 2 1 हम लोग देखते हैं तो 1275 आंसर आता है। यही आसान है, यही आंसर हो गया। देखिए इस तरीके से हम बड़ी से बड़ी लगातार प्राकृतिक संख्याओं का योग आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। अब चलिए हम लोगों को अब दूसरा प्रश्न देखते हैं जिसमें लिखा रहता है कि n लगातार प्राकृतिक 20 तक हम लोगों को ही अब ज्ञात करते हैं। यहाँ पे लिख देते हैं कि 20 लगातार प्राकृतिक संख्याओं का योग ज्ञात करें। तो देखेंगे इसी फार्मूला के आधार पर जहाँ n है, जहाँ हम लोग अंतिम संख्या 20 अवधि मान के चलते हैं, तो n की जगह 20 लिख दिए, फिर n प्लस 1 कह रहा है तो 20 प्लस का 1 लिख देंगे और बटा में 2। अगर 2 में हम 20 से भागा दें तो 10 बार में यह कट जाएगा, तो लिख देंगे कि 10, और देखिए जब ब्रैकेट हटता है तो गुना लगता है, तो 20 और 1 21 हो जाता है। तो अगर हम लोग गुना करेंगे 10 आंसर आता है। 20 अब मैं आप लोगों को बतलाऊंगा कि इन लगातार प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग कितना होता है। अगर हम लोग ऐसे प्रश्न रहे और उस पर लगा दिया जाए कि अगर स्क्वायर लगा रहे तो हम लोगों को कितना आएगा। चलिए अब मैं आप लोगों को बतलाता हूँ। वर्गों का योग ज्ञात करें। वर्गों का योग ज्ञात करें जिसमें रहेगी कि 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, ऐसे कर करके दी रहती है, जिसमें लगातार 15 के स्क्वायर वर्गों का योग ज्ञात करें। इस प्रकार के प्रश्न आप लोगों को दी रहती है। अगर हम लोगों को इसके अगर योग ज्ञात करना हो, योगफल ज्ञात करना हो, तो हम लोग देखेंगे कि 1 के स्क्वायर 1, 2 के स्क्वायर 4 और 3 का स्क्वायर 9। अगर हम लोग को ऐसे करके अगर जोड़ते रहें तो हम लोगों को काफी समय बीत जाएगा, तब इसका आंसर निकलेगा। अगर हम लोगों को इसको एक सूत्र के माध्यम से अगर इसको निकालें
तो हम लोगों को काफी कम समय में इसका आंसर ज्ञात किया जा सकता है। तो क्यों ना हम उसका ही उपयोग करें। तो इसके लिए एक विशेष प्रकार के फॉर्मूला की आवश्यकता होती है, जिसके आधार पर इसका हम लोग आसानी से आंसर ज्ञात कर सकते हैं। तो हम लोग उस फॉर्मूला की बात किया जाता है, एन इंटू एन प्लस का वन, फिर 2n इंटू 1/6। इस प्रकार के फॉर्मूला के आधार पर इसका हम लोग आंसर ज्ञात करेंगे, जहां n बराबर हम लोग अंतिम संख्या को मानते हैं। अंतिम संख्या है, तो अब इसके आधार पर हम लोगों को इसको बनाएंगे। तो जहां n है हम वहां 15 को लिख देंगे। तो 15 हो गया, फिर से हम n पूछ रहा था, n की जगह 15 प्लस 1 की जगह 1, फिर लिखे 2, और 2 देखिए 2 और n में किस चीज का संबंध है। तो देखेंगे कि 2 और n में हम लोगों को गुना का संबंध है। तो यहाँ पे हम गुना को लिख देंगे, फिर n है तो n की जगह हम लोगों को 15 लिख देंगे, फिर प्लस 1 है तो प्लस 1 लिख देंगे। अब वाटा में यहाँ पे 6 पहले से दिया गया है। हम लोग अगर देखेंगे तो पहले हम इसको अगर किया सॉल्यूशन किया जाए तो देखेंगे कि 15 के हम लोग 15 ही रहने देते हैं। 15 अगर एक जोड़ा जाए तो 16 हो जाता है, और जब ब्रैकेट हटता है तो गुना का चिन्ह लगता है। यहाँ पे हम लोग 16 लिख देंगे, फिर ब्रैकेट है तो यहाँ पे गुना कर देंगे। तो देखेंगे 15 और 2 देखेंगे तो 15 और 2, 15 दूनी कितना होता है, 30 होता है, और प्लस में 1 है तो हम लोग 31, और बटा में 6 है तो 6 लिख देंगे। हम अब इसको 3 से काटेंगे तो 3 दूनी 6 हुआ, 3 बचे 15, फिर 2 में हम लोग 16 से अगर भाग देंगे तो 8 मिनट कटेगा। तो अगर हम इसको अब करते हैं तो 8 बचे, 8 बच गया, 5 बच गया, 31 बच गया। देखेंगे तो 8 बचे कितना होता है, 40, और गुने का 31। अगर हम 31 में अगर 40 से गुना करते हैं तो 31 गुने का 4, 4 एकम 4 और 4 3 12, उसको बाद 0 बैठा देंगे, हम लोगों को 1240 आंसर प्राप्त होता है। तो यही इसका आंसर हो जाएगा 40। अब हम लोगों बस पूर्ण संख्या के बारे में जानेंगे, क्योंकि प्राकृतिक संख्या यहाँ पे समाप्त हो चुकी है। तो अब हम लोग जानेंगे कि पूर्ण संख्या क्या है, होती है, किसे कहते हैं, इसके बारे में हम आप लोगों को आगे बतलाता हूँ। चलिए मैं आप लोगों को पूर्ण संख्या के बारे में बताऊंगा। पूर्ण संख्या, अगर हम इसकी परिभाषा की बात किया जाए तो पूर्ण संख्या को कहते हैं यदि प्राकृतिक संख्या के परिवार में शून्य को शामिल कर लिया जाए तो बनी संख्याएं पूर्ण संख्या कहलाती हैं। इसकी हम परिभाषा को अब लिखते हैं। तो अगर हम बोलने जाए तो प्राकृतिक संख्या के परिवार में शामिल कर लिया जाए तो बनी संख्या पूर्ण संख्या कहलाती है।
अगर इसका हम एग्जाम्पल की बात करें तो देखेंगे, कहता है कि प्राकृतिक संख्या के परिवार में, तो हम सबसे पहले प्राकृतिक संख्या को हम लोग लिख लेंगे। तो प्राकृतिक संख्या 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, फिर डॉट डॉट कर देंगे क्योंकि आगे भी संख्या है। तो इसमें कहता है कि अगर प्राकृतिक संख्या के परिवार में यदि हम लोग शून्य को शामिल कर लें, तो यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं, तो जो बनी संख्या जो बनती है उसे हम लोग पूर्ण संख्या कहते हैं। यानी कि अगर हम इसको दूसरी परिभाषा के रूप में अगर हम लोग देखें, तो वे संख्याएं जो 0 से शुरू होकर अनंत तक जाती है, क्योंकि ये वो जो प्राकृतिक संख्याएं थे जो 1 से शुरू होकर अनंत तक गई थी, और ये जो पूर्ण संख्या जो 0 से शुरू होकर अनंत तक जा रही है, तो इसे हम पूर्ण संख्या कहते हैं। तो अगर हम लोग इसमें अगर कोई पूछा जाए कि कोई पूछे इस सबसे छोटी पूर्ण संख्या क्या है, हम लोग बतला देंगे कि पूर्ण संख्या शुरू होती है 0 से और अनंत तक जाती है, इसलिए सबसे छोटी संख्याएं सबसे छोटी पूर्ण संख्या 0 है। तो यहाँ पे लिख देंगे कि सबसे छोटी पूर्ण संख्या 0 है। और इसमें अगर कोई पूछे कि सबसे छोटी तो पूर्ण पूर्ण संख्या 0 है, तो सबसे बड़ी पूर्ण संख्या क्या है, तो सबसे अगर बड़ी पूर्ण संख्या की बात किया जाए तो इसमें कहता है कि 0 से शुरू होकर अनंत तक जाती है। इसमें हम लोगों को यह नहीं पता लगता कि यह संख्या कितनी आगे तक गई है, इसलिए हम लोग बोलेंगे कि सबसे बड़ी पूर्ण संख्या अनंत है। तो हम यहाँ पे लिख देंगे कि सबसे बड़ी पूर्ण संख्या अनंत है। अब पूर्ण संख्या के बाद मैं आप लोगों को अब पूर्णांक संख्याओं के बारे में बतलाऊंगा, क्या कि पूर्णांक संख्या कहते किसको हैं, पूर्णांक संख्या होती क्या है। तो चलिए मैं आप लोगों को बतलाता हूँ। तो पूर्णांक संख्या पहले लिखे हम लोग डैश दे देंगे, लिखेंगे पूर्णांक संख्या, पूर्णांक संख्या। पूर्णांक संख्या की अगर परिभाषा की बात किया जाए तो धनात्मक एवं ऋणात्मक तथा शून्य ये सभी संख्याएं जो होती है पूर्णांक संख्या के अंतर्गत आते हैं। यानी कि कहने के अर्थ होता है कि इनमें जो संख्याएं होती है जो धनात्मक एवं ऋणात्मक दोनों रूपों में ही होती है, और शून्य भी एक पूर्णांक संख्या में ही आता है। हम लोग लिखेंगे कि धनात्मक एवं तथा शून्य पूर्णांक संख्या के अंतर्गत आता है। अगर इसकी हम लोग एग्जाम्पल की बात किया जाए कि जैसे में आखिर क्या होता है, तो जैसे में देखिए इसके परिभाषा के अनुसार ही हम लोग निकालेंगे। तो कहती है कि धनात्मक संख्या है, तो धनात्मक संख्या एक भी एक धनात्मक संख्या है, क्योंकि आप लोगों को बताया गया हो कि अगर कोई भी संख्या के अगर पहले किसी प्रकार का अगर चिन्ह नहीं होता है तो वे संख्याएं उसके पहले प्लस का चिन्ह होता है।
2 का भी पहले प्लस का चिन्ह होता है, 3 का भी पहले प्लस का चिन्ह होता है, लेकिन इस संख्याओं को ऐसे भी हम लोग लिख देते हैं डायरेक्ट 1 2 3। इसके पहले प्लस का चिन्ह होता है, यानी कि धनात्मक चिन्ह होता है। अगर अगर बोल रहा है कि ऋणात्मक संख्याएं भी होती है, यानी कि अगर हम बात किया जाए तो -1 भी होगा, -2 भी होगा, -3 भी होगा, और कह रहा है कि तथा शून्य भी पूर्णांक संख्याएं हैं। हम लोग शून्य को भी इसमें ऐड कर देंगे, तो जो संख्याएं प्राप्त होती है ये उसको हम पूर्णांक संख्याएं कहते हैं। देखिए, पूर्णांक संख्या के बारे में अगर बोला जाए कि सबसे छोटी पूर्णांक संख्या क्या है, तो इसमें यह नहीं बतलाया गया है कि पूर्णांक संख्या कहाँ से शुरू होती है और कहाँ तक जाती है। इसमें यह बतलाया कि धनात्मक एवं ऋणात्मक संख्याएं पूर्णांक संख्या कहलाती है। ये संख्याएं भी कितना अंदर तक जाएगी इसके बारे में हम लोगों को अभी ज्ञात नहीं है, इसलिए हम लोग बोलेंगे कि सबसे छोटी पूर्णांक संख्या अनंत है। और सबसे बड़ी पूर्णांक संख्या की अगर बात की जाए तो सबसे बड़ी पूर्णांक संख्या भी अनंत है, क्योंकि ये संख्याएं शुरू तो होती है, ये इधर गया तो 1 2 3 है, लेकिन कहाँ तक है इसका हम लोगों के बारे में कुछ ज्ञात नहीं है, इसलिए हम लोग लिख देंगे कि सबसे बड़ी पूर्णांक संख्या अनंत है। पूर्णांक संख्या की अगर हम लोग बात करें तो अब आता है आप लोगों को सम या विषम संख्या, या आखिर सम संख्या किसे कहते हैं, विषम संख्या किसे कहते हैं। तो चलिए सबसे पहले मैं आप लोगों को सम संख्या के बारे में बतलाता हूँ। सम संख्याएं, तो सम संख्याएं किसे कहते हैं, तो इसकी अगर परिभाषा की बात किया जाए तो वे सभी जो 2 से पूर्ण रूप से विभाजित हो जाती है। तो देखिए, पहले हम इसकी परिभाषा को लिख लेंगे कि वे सभी प्राकृतिक संख्याएं जो 2 से पूर्ण रूप से विभाजित हो जाती है। उसे हम लोग सम संख्या कहते हैं। तो सबसे पहले इसकी परिभाषा के अनुसार हम लोग एग्जाम्पल निकालते हैं, तो लिखते हैं जैसे सबसे पहले बोल रहा है कि वे सभी प्राकृतिक संख्या है, तो हम लोग सबसे पहले प्राकृतिक संख्या के हिसाब पे हम लोग लिख लेंगे 1 2 3 4 5 6। ये सभी क्या है, प्राकृतिक संख्या है, और इसमें फिर बोल रहा है कि 2 से पूर्ण रूप से विभाजित हो जाना चाहिए। तो हम लोग बारी बारी से सबको रख रख के देखेंगे कि कौन कौन सी संख्या है जो 2 से भाग देने पर पूर्ण रूप से कट जा रही है। तो सबसे पहले हम एक में अगर 2 से भाग दिया जाए, तो हम लोगों को अगर इसको भाग दिया जाए तो इसको हम लोगों को करने में तो 0.5 प्राप्त होता है, क्योंकि ये पूर्ण रूप से काट नहीं रही है, इसको काटने के लिए हम लोग को दशमलव का उपयोग करना पड़ेगा, तो इसको हम लोग नहीं लेंगे। अगर हम लोग 2 में अगर 2 से फिर भाग देते हैं तो ये एक मरती कट जाता है, एक बार में यह कट जाता है। हम लोग सबसे पहले लिखेंगे कि 2, फिर 3 में अगर हम लोग 2 से भागा देते हैं तो ये भी दशमलव के रूप में ही आएगा। तो फिर हम लोग 4 में अगर 2 से भागा देते हैं तो फिर ये 2 बार में कट जाता है। तो हम लोग देखेंगे कि इसी प्रकार से आगे चलता रहेगा, तो हम लोग फिर पता यह चल जाता है कि फिर 2 4 6 8 10, ये सारे जो संख्याएं ये सम संख्या के अंतर्गत ही आती है,
सम संख्याएं, इसमें आप लोगों को कोई परिभाषा भी पूछ सकता है कि सम संख्या किसे कहते हैं। तो आप लोग बोलिएगा कि वे सभी प्राकृतिक संख्याएं जो दो से भाग देने पर पूर्ण रूप से विभाजित हो जाती है, सम संख्या कहलाती है। और इसके अगर एग्जाम्पल की अगर बात किया जाए तो आप लोग बोल दीजिएगा कि 2, 4, 6, 8, 10 इसके एग्जाम्पल हैं। अगर आप लोगों से कोई पूछे कि सबसे छोटी सम संख्या किसे कहते हैं, तो हम लोग देखेंगे कि सबसे छोटी सम संख्या 2 है, क्योंकि इससे कोई पहले कोई ऐसी संख्या नहीं है जो दो उसे पूर्ण रूप से विभाजित कर दे। तो बोलेंगे कि सबसे छोटी सम संख्या, तो सबसे छोटी सम संख्या 2 है। और सबसे अगर बड़ी सम संख्या की बात किया जाए तो इसका भी अनंत होगा। यह अनंत का हम लोग सिंबल देते हैं। अगर आप लोगों को कोई पूछ दे कि क्या सभी प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण संख्या हो सकती है, आप लोगों से एक मेरे तरफ से एक प्रश्न है कि क्या सभी प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण संख्या हो सकती है, हाँ या नहीं। तो अगर हम लोग बोला जाए कि सभी प्राकृतिक संख्या, तो सबसे पहले हम लोग प्राकृतिक संख्या को लिख लेंगे। इसको हम लोगों को जानने के लिए कि क्या सभी प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या होती है, इसको हम लोगों को जानने के लिए सबसे पहले हम लोग प्राकृतिक संख्या को लिख लेंगे। तो 1, 2, 3, 4, 5 ये सभी प्राकृतिक संख्याएं हैं। और बोला जाता है कि पूर्ण, तो पूछ रहा है कि सभी प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या हो सकती है, तो हम लोग पूर्ण संख्या भी लिख लेंगे। तो लिख लेंगे 1, 2, 3, 4, 5। देखेंगे कि सभी प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण संख्या है, क्योंकि देखिए 1, 2, 3, 4, 5 ये सभी संख्याएं हैं जो इसमें शामिल है। अगर कोई उलट के पूछ दिया जाए कि क्या सभी पूर्ण संख्या प्राकृतिक संख्याएं हो सकती है, तो आप लोग जवाब दीजिएगा कि नहीं। क्योंकि देखिएगा 1, 2, 3, 4, 5 ये संख्याएं प्राकृतिक संख्याएं में है, लेकिन पूर्ण संख्या बोलते हैं कि जीरो से शुरू होकर अनंत तक जाती है। तो यहाँ पे जीरो भी एक संख्या है जो प्राकृतिक संख्या में शामिल नहीं है। इसलिए बोला जाता है कि सभी प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण संख्या तो हो सकती है, लेकिन पूर्ण संख्या सभी प्राकृतिक संख्याएं नहीं हो सकती है। इसके बारे में आप लोगों को याद रखना अति आवश्यक है, क्योंकि इसी तरह का प्रश्न कोई भी व्यक्ति आप लोगों से पूछता है कि आप बतला सकते हैं कि नहीं। लोग विषम संख्या की ओर बढ़ते हैं, तो सबसे पहले हम लोग लिख लेते हैं कि विषम संख्या विषम संख्या, अगर विषम संख्या के हम लोग परिभाषा की बात किया जाए तो वे सभी प्राकृतिक संख्याएं जो दो से भाग देने पर पूर्ण रूप से विभाजित नहीं कर पाती, उसे हम लोग विषम संख्या कहते हैं। तो यहाँ परिभाषा लिख लेंगे, वे सभी प्राकृतिक संख्या जो दो से भाग देने पर पूर्णतः विभाजित नहीं कर पाती हैं।
विषम संख्या कहलाती है। विषम संख्या कहलाती है। अगर हम लोग इसके जैसे की बात किया जाए, देखिए कह रहा है कि वे सभी प्राकृतिक संख्या है। तो हम लोग सबसे पहले इसके एग्जाम्पल को निकालने के लिए हम लोग सबसे पहले प्राकृतिक संख्या को लिख लेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और भी आगे होगी। तो जैसे हम लोग लिख लेते हैं कि सबसे पहले प्राकृतिक संख्या की बात करें कि वे सभी प्राकृतिक संख्या जो 2 से भाग देने पर पूर्णतः विभाजित नहीं कर पाती है। तो हम लोग देखेंगे कैसे कौन कौन सी संख्या है जिसे 2 से भाग देने पर पूर्ण रूप से विभाजित नहीं कर पाती है। तो सबसे पहले हम लोग एक को लेकर चलते हैं। एक में अगर हम 2 से भाग देते हैं तो 0.5 आता है, जो पूर्ण रूप से इसे विभाजित कर रहा है लेकिन दशमलव के रूप में कर रहा है। तो ये संख्याएं को हम लोग नहीं मानेंगे। तो सबसे कह रहा है कि नहीं जो हो, तो हम लोग इसको पहले छाट लेंगे। फिर हम लोग अगर 2 में अगर 2 से भाग दें तो 2 में 2 से अगर भाग देते हैं तो एक बार में यह विभाजित कर नहीं देता, तो संख्या नहीं होगी। तो फिर हम लोग 3 को लेकर चलते हैं। अगर हम लोग 3 में अगर 2 से भाग देते हैं तो ये भी पूर्ण रूप से विभाजित नहीं कर पाती है, तो ये भी एक संख्या हो जाएगी। फिर हम लोग 4 को लेकर चलते हैं। अगर 4 में अगर हम लोग 2 से भाग दें तो यह 2 बार में देखिएगा कि विभाजित कर दे रहा है, तो ये संख्या भी नहीं होगी। और फिर 5 को हम लोग देखेंगे। अब तो 5 को अगर 2 से भागा देते हैं फिर पूर्ण रूप से विभाजित नहीं कर पाते हैं। इसी प्रकार का क्रम आगे की ओर चलता रहेगा। तो हम लोग लिख देंगे अब एग्जाम्पल में कि 1 हो गया, 2 हो गया, 2 सॉरी 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, 9 हो गया, 11 हो गया। फिर डॉट डॉट करके आगे कर देंगे। विषम संख्या की यही एग्जाम्पल की ओर हो जाएगा। तो अब हम लोग चलते हैं इसके सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट जो प्रत्येक बार पूछा जाता है कि रूट संख्या या यौगिक संख्या किसे कहते हैं, यानी कि अभाज्य संख्याएं क्या होती है, उसके बारे में हम लोग आगे की ओर चलते हैं। सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि भाज्य संख्या। तो भाज्य संख्या की अगर हम लोग परिभाषा की बात किया जाए तो वे सभी संख्याएं जो स्वयं एवं एक के अतिरिक्त किसी अन्य संख्या से भी पूर्णतः विभाजित हो जाते हैं, भाज्य संख्या कहलाते हैं। भाज्य संख्या कोई हम लोग यौगिक संख्या के नाम से जानते हैं। अगर कोई पूछे कि यौगिक संख्या किससे कहते हैं तो हम इस प्रकार के परिभाषा को देंगे कि वे सभी संख्याएं जो स्वयं एवं एक के अतिरिक्त किसी अन्य संख्या से भी भाग देने पर पूर्णतः विभाजित हो जाते हैं। तो हम लोग परिभाषा को लिख देंगे। वे सभी संख्याएं जो स्वयं एवं एक के अतिरिक्त किसी अन्य संख्या से भाग देने पर
उन्नत विभाजित हो जाती हो, भाज्य संख्या कहलाती है। इसके हम लोग अगर एग्जाम्पल की बात किया जाए तो देखेंगे, हम लोग सब लिख लेंगे कि वे सभी संख्या, तो हम लोग लिख लेंगे यहाँ पे सभी संख्या 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इसमें कह रहा है कि वे सभी संख्याएं जो स्वयं एवं एक के अतिरिक्त किसी अन्य संख्या से भाग देने पर वह पूर्ण रूप से विभाजित हो जाती है। हम लोग अगर एक को देखेंगे तो एक ऐसी संख्या जिसे स्वयं एवं एक के अतिरिक्त और कोई दूसरा नहीं कर सकता। अगर हम लोग दो की भी बात किया जाए तो इसमें अगर एक और एवं स्वयं स्वयं के अलावा कोई और संख्या ऐसा नहीं है जो इसे विभाजित कर दे। तीन को भी हम लोग देखेंगे तो इसको सिर्फ तीन अपने स्वयं से ही कटेगा और एक से कटेगा, तो ये संख्याएं नहीं होगी। अगर हम लोग चार की बात किया जाए तो चार एक ऐसी संख्या जो एक से भी कट जाएगा, एक से चार बार में काट देगा, चार से भी अगर हम लोग काटेंगे तो इसको काट देगा, स्वयं से भी कट जाएगा। अगर हम लोग दो से भी इसको बात किया जाए तो हम भाग देंगे तो दो बार में कट गया। इसलिए कहने का अर्थ ये हुआ कि ये ऐसी संख्या है जो एक एवं अपने आप के अलावा किसी अन्य संख्या से भी यह विभाजित हो पा रही है, तो ऐसे संख्याओं को ही हम लोग भाज्य संख्या कहते हैं। तो हम लोग चार को देखेंगे, अगर छह की भी बात किया जाए तो देखेंगे कि अगर छह को हम लोग देखेंगे तो एक भी विभाजित कर पा रही है, दो से भी हम लोग अगर काट दे रहे हैं तो ये कट जा रही है, और तीन से भी अगर हम लोग भाग देते हैं तो ये कट जा रही है, और छह से भी स्वयं से भी कट जा रही है। तो ऐसी संख्याओं को हम लोग भाज्य संख्या कहते हैं। तो हम लोग अब एग्जाम्पल लिख लेंगे, जैसे हो गया 4 हो गया, 6 हो गया, 8 हो गया, 9 हो गया, 12 हो गया, इत्यादि कर लेंगे। इसमें अगर आप लोगों से अगर कोई व्यक्ति पूछे कि इसमें कि सबसे छोटी भाज्य संख्या यानी कि यौगिक संख्या किसे कहते हैं, तो हम लोग लेके चलेंगे कि सबसे छोटी भाज्य संख्या 4 होती है। तो चलिए अब हम इसके आगे अभाज्य संख्या की ओर चलते हैं, जिसे हम लोग रूट संख्या के नाम से भी जानते हैं। अब हम लोग लिखते हैं कि अभाज्य संख्याएं अभाज्य संख्या की अगर हम लोग परिभाषा की बात किया जाए तो जस्ट भाज्य संख्या के उल्टा यानी कि विपरीत ही होगा। तो इसमें कहेगा कि वे सभी संख्याएं जो एक एवं जो स्वयं एवं एक के अतिरिक्त किसी अन्य संख्या से विभाजित नहीं हो, उसे हम लोग अभाज्य संख्या कहते हैं। यानी कि अब हम लोग देखेंगे कि ऐसे कौन कौन सी संख्या जो एक और स्वयं के अतिरिक्त से दूसरा कोई विभाजित नहीं कर पा रही है। हम लोग सबसे पहले परिभाषा लिख लेंगे, वे सभी किसी अन्य संख्या से पूर्णतः विभाजित
पाती हूँ। अगर अभाज्य संख्या कहलाती है, यानी कि इससे हम लोग रूट संख्या के नाम से भी जानते हैं। तो इसके हम लोग अगर एग्जाम्पल की बात किया जाए कि ऐसे कौन कौन सी संख्या है जिसे हम लोग अभाज्य संख्या के नाम से जानते हैं, तो सबसे पहले ऐसे में हम लोग 2, 3, 5, 7, 11, 13, देखिए अगर इसके हम लोग एग्जाम्पल कैसे लिखें, तो देखिए अगर 3 को हम लोग देख के चलते हैं तो 3 कैसे इसको जो स्वयं और अपने आप के एक और अपने आप के अलावा इसको कोई संख्या जो है जो विभाजित नहीं कर पाएंगे। अगर 5 को हम लोग देखेंगे कि 5 से पहले अगर ऐसा कोई संख्या है जो 5 को पूर्ण रूप से विभाजित कर दे, तो ऐसा नहीं है। तो ऐसी संख्याओं को हम लोग अभाज्य संख्या कहते हैं। अगर इसमें हम लोगों को पूछा जाए कि एक प्रकार का प्रश्न कि सबसे छोटी भाज्य संख्या एवं सबसे छोटी अभाज्य संख्या का गुणनफल क्या होगा, तो हम लोग देख के चलेंगे कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 है और सबसे सबसे छोटी भाज्य संख्या की बात किया जाए तो जाके हम लोग आपको बताए थे कि 4 होता है। तो सबसे छोटी लिख लेंगे कि सबसे छोटी भाज्य एवं भाज्य संख्या एवं अभाज्य संख्या का गुणनफल क्या होगा। तो हम लोग बोले थे कि सबसे छोटी भाज्य संख्या हम लोग 4 था और सबसे छोटी अभाज्य संख्या की बात किया जाए तो 2 है। तो इसका हम लोग देखेंगे तो सबसे छोटी भाज्य एवं सबसे छोटी अभाज्य संख्या का गुणनफल 8 होता है। यह प्रश्न कई बार बोर्ड एग्जाम में देखा गया है, इसलिए इसको याद रखना आप लोगों के लिए बहुत आवश्यक है, क्योंकि इस प्रकार का प्रश्न कई बार पूछा भी गया है और पूछा जाने की संभावना लगी रहती है, तो आप लोग इसे भूले नहीं। अब हम लोग चलते हैं, सबसे पहले आप देखेंगे कि भिन्न संख्या किसे कहते हैं। अब हम लोग भिन्न संख्या के देखते हैं। अगर भिन्न संख्या की अगर हम लोग परिभाषा की बात किया जाए तो इसका जो भिन्न संख्या एक ऐसी संख्या होता है जो किसी संख्या का एक भाग का निरूपित करता है, यानी उसे हम लोग भिन्न संख्या कहते हैं। यानी कि हम लोग देखा जाता है, लोग इसको मानते हैं कि एक पूरा रोटी है और इसको हम रोटी को अगर एक टुकड़ा हम लोग को खा लेते हैं तो हम लोग लिखते हैं कि ऐसे तो 4 बटा का 4 भाग था, इसमें हम लोग अगर एक भाग खा लेता है तो हम लोग लिख देते हैं कि 1 बटा का 4। इस प्रकार का प्रश्न जो होता है जब कई बार जो देखने के लिए मिलता है, जो जूनियर क्लास में होते हैं तब इस तरह का प्रश्न को देखने के लिए मिलता है कि अगर हम लोग एक रोटी का टुकड़ा है जिसमें हम लोग 2 भाग खा लिए तो कितना भाग बचा, तो हम लोगों को लिखना रहता था कि 2 बटा का 4 के हम लोग 2 भाग खा लिए 4 भाग में से। तो इसी प्रकार का प्रश्न को हम लोग भिन्न संख्या के रूप में कहते हैं। अगर इसके हम लोग एग्जाम्पल की बात किया जाए कि जैसे में 1 बटा का 4 हो गया, 2 बटा का 4, ये सभी संख्याएं जो है जो भिन्न संख्या के अंतर्गत ही आते हैं। तो अब हम लोग चाहते हैं कि परिमेय संख्या किसे कहते हैं, परिमेय अपरिमेय की ओर हम लोग अब बढ़ते हैं। अब हम लोग बात करते हैं परिमेय संख्या की।
परिमेय संख्या की अगर परिभाषा की बात किया, वे संख्याएं जिन्हें हम लोग p बटा q के रूप में देख सकते हैं, और q नॉट इक्वल टू जीरो, यानी कि q जो होता है जीरो के बराबर नहीं होना चाहिए। तो वे संख्याएं जिसे हम p बटा q के रूप में लिख सकते, जहां q नॉट इक्वल टू जीरो हो और p और q पूर्णांक हो। देखिए, अगर q नॉट इक्वल टू अगर हम लोग जीरो की बात किया जाए, तो जैसे हम लोग कह रहा है कि वे संख्या जिसे हम p बटा q के रूप में लिख सकते हैं, यानी कि कहने का अर्थ है कि हम लोग 2 बटा का 4, 8 बटा का 10 ये संख्याएं हैं जो हम लोग p बटा q यानी कि a बटा b के रूप में हम लोग लिख सकते हैं। और जहाँ कह रहा है कि q नॉट इक्वल टू जीरो, यानी कि q जहाँ हम लोग अगर इसको p मानते हैं और इसको q मानते हैं, यानी कि q के स्थान पर शून्य नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि 8 बटा का जीरो, ये संख्याएं जो है जो अपरिभाषित के रूप में आता है, तो इसको हम लोग परिमेय के रूप में नहीं कह सकते हैं, या इसलिए हम लोग p नॉट इक्वल टू जीरो कहने का अर्थ यही होता है। तो हम लोग इसके एग्जांपल की बात किया कि जैसे में इत्यादि हम लोग कह देते हैं। अब हम लोग परिमेय के बाद अपरिमेय की ओर चलते हैं। इसकी अगर परिभाषा की बात किया जाए, तो जस्ट इसका उल्टा होगा परिमेय के, कि वैसी संख्याएं जिसे हम p बटा q के रूप में नहीं लिख सकते हैं। नहीं लिख सकते हैं। इसकी हम एग्जांपल की बात किया है कि तो जैसे में में बात किया जाए तो √5, √7, √11, √13, तो ऐसी संख्याओं को होता है जिसे हम लोग p बटा q के रूप में नहीं लिख सकते हैं। अगर इसकी हम लोग दूसरी परिभाषा की बात किया जाए, तो ऐसी संख्याएं जिसको हम लोग पूर्ण रूप से वर्गमूल नहीं निकाल सकते हैं, तो ऐसी संख्याओं के हम लोग अपरिमेय संख्या मान के चलते हैं। अब हम लोग देखेंगे कि परिमेय और अपरिमेय। अब हम लोग मुख्य रूप से अब बात करते हैं कि वास्तविक संख्या किसे कहते हैं। तो हम लोग बात किया जाए कि वास्तविक संख्या की,
वास्तविक संख्या को ही हम लोग फादर ऑफ नंबर के नाम से भी जानते हैं। ये सभी संख्याओं का पिता भी कहलाता है। तो लिख देंगे कि वास्तविक संख्या में हम लोग चलते हैं। वास्तविक संख्या, अगर इसके हम परिभाषा की बात किया जाए तो होता है जो परिमेय और अपरिमेय के सम्मिलित रूप को ही हम लोग क्या वास्तविक संख्या कहते हैं। हम लोग लिख देंगे वास्तविक संख्या कहते हैं। इसके हम लोग जैसे में बात किया जाए तो 2, 4, 6, √5, √7, √23 ये संख्या क्या वास्तविक संख्या के अंतर्गत आती है, क्योंकि परिमेय आप लोग को बताया गया कि परिमेय और अपरिमेय दोनों संख्या जो वास्तविक संख्या के अंतर्गत ही आते हैं। अब हम लोग सबसे अंतिम में देखते हैं कि सहअभाज्य संख्या किसे कहते हैं। तो हम लोग इसकी अगर परिभाषा की बात किया जाए तो 2 या 2 से अधिक वैसी अभाज्य संख्याएं जिसका महत्तम समवर्तक 1 हो उसे हम लोग क्या सहअभाज्य संख्या के नाम से जानते हैं। तो चलिए हम यहाँ पर ही अपना वीडियो को समाप्त करते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में जिसमें आप लोगों को यहाँ पे बेसिक समाप्त होता है। तो अब हम अगले वीडियो से हम लोग ट्यूशन की ओर बढ़ेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।